देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। कहा जा रहा है कि धनखड़ साहब तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ज्यादा भयानक तरीके से पलट गए हैं। राजधर्म की बात कर रहे हैं, राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री साहब को याद दिला रहे हैं कि मोदी जी, देश के संविधान के हिसाब से मैं देश के दूसरे सबसे बड़े यानी सर्वोच्च पद पर हूं, उपराष्ट्रपति हूं। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर हूं। क्यों धनखड़ को दिलाना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को अपने पद की याद? आखिर क्यों पलट गए हैं धनखड़ साहब और क्यों धनखड़ साहब को नीतीश कुमार की भी उपाधि दी जाने लगी है? ये तमाम बातें एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार से सवाल पूछ लिया है कि आखिर किसानों के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। किसानों के साथ जो वादा किया गया है उस वादे को क्यों नहीं निभाया जा रहा है। किसानों का जो हक है वो उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है। किसानों को इनाम देना चाहिए, इनाम देना तो दूर की बात है, उनको उसका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी जी, आप तो विश्व के बड़े नेता हैं, विश्व गुरु है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी छवि बढ़ रही है, वाद संवाद और बातचीत की बात आप करते हैं। देश के अंदर मेरा किसान परेशान क्यों है? किसान को बार बार सड़कों पर क्यों आना पड़ रहा है? आप क्यों देश के किसानों से बातचीत नहीं कर रहे हैं? पिछले साल भी वो सड़क पर आए थे, इस साल भी वो सड़क पर आए हैं। सरकार बातचीत नहीं कर रही, मंत्री बातचीत नहीं कर रहे हैं, पुलिस के डंडे उन किसानों को दिखाए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों, इन तमाम भावनाओं को व्यक्त किया है देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने। आखिर क्यों वो मोदी सरकार के खिलाफ हो गए हैं? क्या कोई कल्पना कर सकता है कि देश का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, जिसको उपराष्ट्रपति बनाने के लिए मोदी सरकार ने ना जाने कितने पापड़ बेले, वो अब प्रधानमंत्री को ही आंख दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री को ही बता रहे हैं कि मैं संवैधानिक दृष्टि से देश के दूसरे सबसे बड़े यानी सर्वोच्च पद पर आसीन हूं। क्या है ये पूरा किस्सा और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्या धनखड़ साहब को लग रहा है कि देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या उन्हें यह लग रहा है कि जो पद उनको ऑफर किया जाना था, जिस पद का उनसे वादा किया गया था, वो पद अब किसी और को मिलने जा रहा है? ये कहानी 2022 की भी है और ये कहानी 2027 तक जाती है। लेकिन सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ये उपराष्ट्रपति साहब का ट्वीट है, इसमें उनका वीडियो भी है। हम आपको सबसे पहले वो वीडियो बाइट सुनवाते हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं उपराष्ट्रपति साहब। ये समय कष्टदायक है मेरे लिए, क्योंकि मैं राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत हूँ। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है we are not practical, our policy making is not in right track। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया?
और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे। सुना आपने क्या कह रहे हैं धनखड़ साहब? नहीं सुना हो तो एक बार पढ़ भी लीजिए। हम उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट को भी आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। मैं आपको वो पढ़कर सुना देता हूं कि उपराष्ट्रपति साहब की भावना क्या थी, क्या कह रहे हैं वो। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? अगर वादा किया गया था तो उसका क्या हुआ? एक ही संदेश में वो प्रधानमंत्री को भी लपेट रहे हैं। कह तो कृषि मंत्री को रहे हैं, लेकिन संदेश प्रधानमंत्री को दे रहे हैं कि आप दुनिया में बातचीत का संदेश देते हैं और यहां भारत में किसानों से बातचीत नहीं की जा रही है। आगे वो क्या कह रहे हैं, अगले में देखिए। हमारा मन सकारात्मक होना चाहिए, रुकावट पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए कि किसान को यह कीमत दे देंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। किसान को जो भी कीमत देंगे उसका 5 गुना देश को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगातार वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री के बयान की याद दिला रहे हैं। और सीधे सीधे बड़ा सवाल, अब इसको देखिए क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि गत वर्ष भी आंदोलन था, यानी पिछले साल भी देश का किसान सड़कों पर उतरा था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने भारत को बदलते हुए देखा है, मैं भारत को विकसित भारत बनते हुए महसूस कर रहा हूं, जो हमारा सपना नहीं हमारा लक्ष्य है। लेकिन जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान और पीड़ित क्यों है? किसान असहाय और अकेला क्यों है? सीधा हमला देश के उपराष्ट्रपति मोदी सरकार पर बोल रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सरकार में कृषि मंत्री बने हैं। इससे पहले वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये जो सरकार का कार्यकाल है, ये तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले 2 सरकार अपना टर्म पूरा कर चुकी थी 10 वर्षों का। और जो पिछले साल की आंदोलन की बात कर रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति, वो सीधा सीधा मोदी सवाल पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह तो रहे हैं चौहान साहब का नाम लेकर, लेकिन संदेश प्रधानमंत्री जी को भी दे रहे हैं, बार बार उनका नाम लेकर, विश्व गुरु की छवि बताकर कि आप इतने सालों से सत्ता में हैं, 2014 से सत्ता में हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश को हमने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी, भारत विश्व गुरु बन गया, भारत की आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था को हम तीसरे नंबर की बनाने जा रहे हैं। तो देश का अन्नदाता, देश को खिलाने वाला, देश को भूख से बचाने वाला किसान परेशान असहाय क्यों है? वो सड़कों पर क्यों है? वो ये भी कह रहे हैं कि जो सड़क पर है वो तो है ही, किसान जो सड़क पर नहीं निकल पा रहे हैं वो भी बुरी तरह से परेशान क्यों है, बुरी तरह से हताश क्यों है? एक बार मैं फिर आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ये खबर देखिए, इंडिया टीवी की खबर का स्क्रीनशॉट है, उपराष्ट्रपति का बयान है इसमें। और इसमें क्या कह रहे हैं उपराष्ट्रपति साहब, जरा ये सबसे पहले हेडलाइन देखिए क्या है। किसानों के मसले पर केंद्र से नाराज हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया। और वो तमाम आलोचनाएं कर रहे हैं, तमाम सवाल वो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, मोदी सरकार से, कई तरह के आरोप लगाते हुए। और अब ये देखिए उनके हवाले से इस इंडिया टीवी की वेबसाइट पर क्या लिखा गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, यह समय मेरे लिए कष्टदायक है क्योंकि मैं राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत हूं। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था, दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा माहौल है तो मेरा किसान परेशान क्यों है? यह बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है कि हम प्रैक्टिकल नहीं है, हमारी पॉलिसी मेकिंग सही ट्रैक पर नहीं है। यह पॉलिसी मेकिंग कौन कर रहा है? इस सरकार में एक ही आदमी कर रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री। सीधा सवाल देश के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर उठा रहे हैं। कौन है वो लोग जो किसानों को कहते हैं कि उनके उत्पाद का उचित मूल्य दे देंगे? मुझे समझ नहीं आता कि कोई पहाड़ गिरेगा, किसान अकेला है जो असहाय है। ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल वो व्यक्ति उठा रहा है
संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति उठा रहे हैं, जो देश के उपराष्ट्रपति है, जो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं, राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हुए भावुक हो जाते हैं। कभी उन्हें जाटों का अपमान याद आ जाता है, कभी किसानों का अपमान याद आ जाता है। विपक्षी नेता कुछ भी बोल दे तो तुरंत उनका अपमान हो जाता है, वो आहत हो जाते हैं। ये तमाम भावनाएं उन्होंने व्यक्त की। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक उसी तरह से है जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान साहब है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बड़ा अच्छा है उपराष्ट्रपति जी, आपने ये सवाल उठाया, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या आप संसद के अंदर यानी सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे? क्या आप विपक्ष को ये सवाल उठाने की इजाजत देंगे? विपक्ष बहुत उम्मीद से राज्यसभा में पहुंचा कि चलिए उपराष्ट्रपति जी भी चिंतित हैं, हम किसानों का मुद्दा उठाते हैं, उस पर बातचीत होगी। मुद्दा उठाने की कोशिश की, उठाने दिया नहीं गया, हंगामा हुआ। तो वही जगदीप धनखड़ साहब, जो किसानों के दुख को देखते हुए पीड़ित हो रहे थे, उन्होंने विपक्षी दलों को फटकार लगा दी। तो आप अब ये सोच लीजिए कि उनके कौन से बयान को सही माना जाए, पहले वाले को, दूसरे वाले को। लेकिन इससे भी बढ़कर यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जगदीप धनखड़ साहब दूसरे सत्यपाल मलिक बनने जा रहे हैं? क्या वो समाजवादी विचारधारा या जनता दल की विचारधारा से भाजपा में आने वाले दूसरे नेता बनने जा रहे हैं, जो पद का लुत्फ तो उठा रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उसी दौरान जब उनको लगता है कि या तो अगली कुर्सी मिलने वाली नहीं है या जो है वो भी छीनने जा रही है, तो फिर उनकी अंतरात्मा जाग जाती है। सवाल हम नहीं उठा रहे हैं दोस्तों, ये तमाम मंचों पर ये सवाल पूछा जाने लगा है। और क्यों पूछा जाने लगा है? एक व्यक्ति जो जनता दल का नेता रहा हो, एक व्यक्ति जो जनता दल की सरकार गिराने वाले चंद्रशेखर साहब की सरकार में मंत्री रहा हो, सांसद रहा हो, कांग्रेस में शामिल हो जाता है, चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, फिर वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, और भाजपा में ऐसे शामिल होते हैं कि भाजपा उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाकर भेज देती है। जब वो पश्चिम बंगाल के राजभवन में रहते हैं तो उनके और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में किस तरह के संबंध रहे हैं, ये हम और आप जानते हैं कि किस स्तर पर जाकर बयानबाजी की गई। उस स्तर को भारतीय लोकतंत्र में कभी देखा नहीं गया होगा, लेकिन भाजपा उनको एक और बड़ा मौका देती है। ये एक नया ट्रेडिशन है भाजपा में कि बाहर से आने वाले लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो अपने ही नेता, अपने ही विचारधारा से देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे वेंकैया नायडू से किया गया वादा तोड़कर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जगदीप धनखड़ को 2022 में उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित करती है। दोस्तों, मैं याद दिलाऊं, 2017 में जब वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, केंद्र सरकार में मंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, मैं सक्रिय राजनीति से अलग नहीं होना चाहता हूं। कहा यह जाता है दोस्तों कि उस समय शीर्ष स्तर पर उनसे वादा किया गया था कि हम आपको उपराष्ट्रपति बना रहे ताकि आप तमाम चीजों को समझिए और अगले चुनाव में हम आपको राष्ट्रपति बनाएंगे, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन जब 2022 का मौका आया, राष्ट्रपति चुनाव का मौका आया, तो लोग तो यहां तक कहते हैं दोस्तों कि वेंकैया नायडू साहब का फोन तक उठाना पार्टी के आला कमान और सरकार के आला कमान ने बंद कर दिया था। बीजेपी के पुराने नेता थे, किसी जमाने में आडवाणी के करीबी थे, बाद में आडवाणी को उन्होंने भी धोखा दिया, ऐसा लोग कहते हैं कि वो उस गुट को छोड़कर मोदी के ग्रुप में आ गए थे। वो समझ गए कुछ होने वाला नहीं है, चुपचाप चले गए आंध्र प्रदेश। और जगदीप धनखड़ साहब को नए उपराष्ट्रपति के लिए लाया गया। वेंकैया नायडू जी से जो वादा किया गया था उसको तोड़कर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया। अब धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति का चुनाव जिताने के लिए उनके धूढ़ विरोधी रही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सेट किया गया, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया को सेट किया गया, केंद्र सरकार के शीर्ष स्तर पर और केंद्रीय गृह मंत्री के बहुत करीबी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मिलकर, यानी उपराष्ट्रपति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस स्तर तक जाकर राजनीति की। अब वही उपराष्ट्रपति साहब मोदी सरकार की पोल खोलने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्यों खोल रहे हैं? अचानक किसानों की याद क्यों आ गई उनको? किसानों के हित की याद क्यों आ गई उनको? कहीं उनसे भी तो वादा खिलाफी नहीं होने जा रही है?
देवेंद्र फडणवीस को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है दोस्तों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो बनने जा रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है, जो लगातार हम कह रहे हैं कि सम्मानजनक विदाई का फॉर्मूला, तो हो सकता है कि धनखड़ साहब के पास खबर पहुंच गई हो अंदर खाने की कि भैया कुछ नहीं होने वाला है, देश के अगले राष्ट्रपति तो अब मोदी जी बन सकते हैं। आप घर जाएंगे, आप 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लीजिए और घर जाइए। तो 27 आने से पहले उन्होंने मोर्चा खोल दिया कि देखो, मैं वेंकैया नायडू नहीं हूं, मुझसे किया गया वादा तोड़ोगे तो मैं सबक सिखा दूंगा। क्या यह सबक सिखाने की शुरुआत है? क्या ये सीधा सीधा मैसेज वो दे रहे हैं? पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है, देश की राजनीति में बड़ी हलचल होने वाली है। ये तमाम बातें, तमाम समीकरण उसी तरफ इशारा कर रहे हैं दोस्तों। आगे आगे देखिए क्या होता है, लेकिन हम जाने से पहले आपको कुछ और भी धनखड़ साहब के बारे में बताते चले। आपने राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन के समय तो उन्होंने देखा ही होगा कि किस तरह से वो भावुक हो जाते हैं। अगर उनके पूरे राजनीतिक करियर को देखे कि कब कब क्या क्या उन्होंने किया, तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। मैंने तमाम राजनीतिक दलों के नाम गिना दिए कि किस तरह से वो जनता दल में थे, फिर चंद्रशेखर साहब की पार्टी में चले गए, कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में आ गए, राज्यपाल बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए और अब राष्ट्रपति बनने की इच्छा। उन्होंने कहा मैं दूसरे सर्वोच्च पद पर हूं, तो पहले पद पर जाने की इच्छा है। लेकिन ये जनाब वही शख्स है जिन्होंने काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान के पक्ष में अदालत में वकालत करके उनको जमानत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी दोस्तों। अब आप सुनिए कि ये जो काले हिरन का शिकार का मामला है, जो चिंकारा का मामला है, राजस्थान का जो बिश्नोई समाज है वो उसको पूजता है और उस समय से सलमान खान के खिलाफ एक द्वेष की भावना एक तरह से रखता है। लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ज्यादा नाम आपने सुना होगा। वो बार बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी इस गैंग के द्वारा दी जाती है, इसी काले हिरन के शिकार के मामले में दी जाती है। जो व्यक्ति राजस्थान में पैदा हुआ हो, जिस व्यक्ति ने राजस्थान से राजनीतिक कैरियर शुरू किया हो, वो इस तरह के गंभीर मामले में, जब राजस्थान में बड़े बड़े वकील सलमान खान का केस लेने को तैयार नहीं थे, उन्होंने लिया और जमानत दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये संदर्भ के लिए बता रहा हूं धनखड़ साहब के बारे में, सुन लीजिए और सोचिए। एक दूसरा भी बड़ा दिलचस्प मामला है। जब मैं इन पे सर्च कर रहा था कि आखिर इनके पूरे कैरियर की बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्या है, तो मुझे पता लगा कि शाहरुख खान को भी इन्होंने बहुत मदद की थी। अब वो क्या मदद की थी? शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी राम जाने, उसमें वकीलों के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी कर दी थी उन्होंने। वकील नाराज हो गए, मामला कोर्ट में चला गया। ये वकील के समुदाय से आते थे, लेकिन तब इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई। उसमें लिखा था कि खबरें थी कि इन्होंने बाकायदा शाहरुख खान के लिए भी वकालत की थी, शाहरुख खान के फेवर में भी वो अदालत में गए थे और वहां पे भी जाके इन्होंने अपने तर्कों को वहां रखा था। तो ये उपराष्ट्रपति साहब है जगदीप धनखड़ साहब। उनका पूरा करियर मैंने बता दिया। आप किसानों को लेकर वो क्या सोचते हैं, वाकई उनकी भावनाएं फिर से आहत हो रही है और उनके कहने से सरकार कुछ सुनेगी या प्रधानमंत्री सुनेंगे, इस बात की संभावना तो बहुत कम नजर आ रही है। देश का किसान सड़कों पर उतर चुका है, सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है और बातचीत अगर कर भी लेगी तो क्या होगा, क्योंकि जो वायदा किया जा रहा है, जो एमएसपी का वादा किया जा रहा है, जो फसलों की गारंटी का वादा किया जा रहा है, जो किसानों की आय बढ़ाने और किसानों की हालत को सुधारने का जो वादा किया जा रहा है, ये तो पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। सरकारें आती है जाती है, किसानों की हालत वही होती है, किसान फिर से सड़क पर है। देश का उपराष्ट्रपति इसी बहाने अपने राजनीतिक स्कोर को सेटल करने में जुट गए हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि सरकार को जवाब देने की आदत नहीं है। लेकिन हमारा काम सवाल पूछना है और हम पूछते रहेंगे, निडर होकर पूछते रहेंगे आपके सवालों को, आपके मुद्दों को, और उन्हें बताते रहेंगे कि भगवान के लिए किसानों से जुड़े मुद्दे से, देश के लोगों से जुड़े मुद्दों को राजनीति का विषय मत बनाइए, काम कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।